नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराएं। और इस विषय की और खासियत तब बढ़ जाती है जब इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत की लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन। श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दर्शकों, आप जानते हैं कि श्रीमती सुमित्रा महाजन 8 बार से लगातार इंदौर की सांसद हैं और एक ही संसदीय क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतने का उनके नाम पर रिकॉर्ड है। वे एकमात्र ऐसी अनूठी महिला सांसद हैं जो लगातार चुनाव जीत रही हैं, ज्यादा से ज्यादा मतों से चुनाव जीत रही हैं। उनकी संसदीय ज्ञान असंदिग्ध है और उससे बढ़कर उनकी ईमानदारी और लोकप्रियता तमाम संदेह से परे है। श्रीमती महाजन, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप 80 के दशक से सांसद हैं, 88-89 से आप सांसद बने और एक लंबा कार्यकाल आपने भारत की संसद में गुजारा है और आज 2016 में आप भारत की संसद की स्पीकर हैं। उस स्पीकर कार्यकाल को आपको लगभग 1.5 साल है। मेरा पहला बुनियादी सवाल आपसे यही है कि जब आप 88-89 में सांसद बनी थी और आज जब 2016 में आप उस संसद की स्पीकर हैं, क्या परिवर्तन आया है? बहस के स्तर में क्या परिवर्तन आया है? सांसदों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है? और किस स्तर पर आप उस परिवर्तन को रेखांकित करना चाहेंगी? एक बात तो ये है कि जब मैं पहली बार सांसद बन के गई थी, उस समय वास्तव में कई टॉलरेंट लीडर जिनको कहते लोग, जिनको सुनना चाहते हैं, जिनका बहुत आदर होता था और बड़े सीनियर लोग ऐसे थे, क्योंकि उस समय ये नहीं आई थी कि युवाओं को आगे आना, उस समय अनुभव की बात ज़्यादा होती थी। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर, जैसे चंद्रशेखर जी थे, वीपी सिंह तो थे ही, हमारे अटल जी, अडवाणी जी जैसे लोग वहाँ पर थे, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता थे, तुम्हारे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे, कई सारे ऐसे थे कि जिनको माना जाता था पूरे हिंदुस्तान में। वसंतराव साठे थे उस समय, कांग्रेस के बड़े वो भी सांसद थे। और फिर ये होता था कि आपस में वैसे सद्भाव था, ऐसा नहीं था आरोप प्रत्यारोप या भाषणों में होते थे। पॉलिसी को लेकर के भी कई सारे अच्छे भाषण हो जाते थे। मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, मगर उससे भी ज्यादा एक दूसरे का आदर हुआ करता था। तो उस समय की बात, और भाषण सुनने के लिए लोग आके बैठते थे। जैसे मैंने देखा चंद्रशेखर जी जब बोलते थे तो चंद्रशेखर जी के समय पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करता। और चंद्रशेखर जी, मुझे याद है, अटल जी को कहते थे कि आप मेरे गुरु हैं। हाँ, हमेशा बोलते थे आप मेरे गुरु हैं। तो वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो ये जो बात है, या इंद्रजीत गुप्ता बोलने के लिए, इंद्रजीत गुप्ता प्रहार करते थे अच्छी तरीके से, बहुत तीखा बोलते थे। मगर उनका तीखा बोलना भी, उनके कुछ अंग्रेजी के शब्द जो होते थे पावरफुल बोलते थे, तो वो सुनने के लिए हम भी बैठते थे। हम उनके कायल हुआ करते थे कि कहाँ व्यक्ति बोल रहा है, कितना उसका नॉलेज है। यानी हम नए नए सांसदों को भी ऐसा लगता था, सीखने की चाह, उनको टोकते नहीं थे। यानी उस समय एक बात ये थी कि हम लोग भी विरोध के थे, विरोधी पक्षों में बैठते और वो ऐसा हमला करते थे कि टोकना चाहिए, हंगामा करना चाहिए, फिर भी मन नहीं करता था कि सुनो समझो इनकी बात को। यानी हर समय टोका टोकी इतनी नहीं। एक दो बातें समझ लो कि टोका टोकी अभी जो अति हो गई है, उस समय ऐसी नहीं थी जब मैं बन के आई। ये एक बात। आदर, चाहे वो विपक्ष का भी नेता क्यों न हो, उसका जो एक आदर हुआ करता था, ऐसा थोड़ा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो आदर भाव कम तो नहीं हो रहा है। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि बिल्कुल आदर नहीं है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं उस मामले में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नेहरू जी सुन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को, और समय कम पड़ा क्योंकि जनसंघ के शायद 1 या 2 सदस्य हुआ करते थे। तो लोकसभा अध्यक्ष जो भी रहे, उन्होंने कहा कि अब आपका समय खत्म हो रहा है। तो नेहरू जी ने वो संसदीय परंपरा, जो भारतीय लोकतंत्र में संसदीय परंपरा कैसे मजबूत होती है, मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। बताइए कि प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि मेरा समय कम कीजिए, इनको बोलने दीजिए, नौजवान बहुत अच्छा बोल रहा है। हाँ, क्या ये आज नहीं हो सकता? आज ये क्यों नहीं होता था? आज भी होता, मतलब मैं सच बात बताऊं, मैं चेयर से प्रयास करती हूँ
कि नहीं अच्छा बोल रहा है, बोलने दो। लेकिन समय को लेके बहुत टोकते नहीं हैं वो। ये बात तो आज भी है कि कई पार्टियों को उल्टा पर बहुत विपक्ष कम का कोई समय- नेता, विपक्ष का कोई लीडर नहीं, दूसरी आज पार्टी बात- का आदमी हाँ, कह दे हाँ। कि मेरा समय आप इनको दे दीजिए, इनको बोलने दो, और ऐसा- अटल जी हमला कर रहे हैं नेहरू जी पर। यही तो संसदीय लोकतंत्र है और यही तो परंपरा आज है तो हमारी। उल्टा होता है कि अपनी बात बोल करके हम चले जाओ, ये भी अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। क्या इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा? कि वही मैं बोल रही हूँ कि कई बार ऐसा भी हुआ है, किसी को बुरा लगे मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अपनी बात जो भी है कह दी, अब सामने वाले को भी आपको सुनना पड़ेगा। इफ यू वांट आंसर यू विल हैव टू वेट देयर। मगर कई बार ऐसा होता है कि अपनी बात बोल दो और जब सामने से आंसर शुरू हो जाता है तो कुछ ना कुछ निमित्त करके हल्ला नहीं, करके कई बार बाहर तो जाओ, वो लोग या बोलने भी वो नहीं चले दो। ही जाते हैं, साधारण भाई उसमें चले जाते हैं कि आप दूसरों को सुनने के लिए बैठे ही नहीं हो, हम देखते हैं खाली कुर्सियां। वो एक अलग बात, वो एक अलग बात, वो संसदीय परंपरा वास्तव में नहीं है। यहाँ तक नियम है कि आप अपना भाषण आपने देने के बाद तुरंत आप बाहर नहीं जा सकते हो। यू हैव टू वेट, यू हैव टू लिसन। एक दो लोगों के भाषण हो जाए फिर धीरे से आप अपना कुछ काम हो तो जा सकते हो। तो ये भी संसदीय नियम है। इंग्लैंड में, अमेरिका में 90% से ऊपर उपस्थिति रहती है जब वहाँ की सीनेट चलती है, हाउस चलते हैं। हमारे यहाँ मैं कहना नहीं चाहता कि कई बार बहुत नगण्य सांसद रहते हैं, जो रहते हैं वो भी बहुत उदासीन से बैठे रहते हैं, झपकियाँ ले रहे होते हैं। क्या हमारा लोकतंत्र, क्या हमारी संसदीय परंपराएं ये अपरिपक्वता की निशानी नहीं है, इमेच्योरिटी की निशानी नहीं है? इमैच्योरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों बातें होना चाहिए। भाषण अगर किसी का अच्छा हो तो लोग अच्छे से सुनते भी हैं। तो हम सभी सांसदों का ये प्रयास होना चाहिए, मैं जो भी बोलूं एक उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, मुद्दे मेरे अच्छे होना चाहिए और मेरी शैली भी अच्छी रहे। मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि हम लोगों के भी प्रशिक्षण शिविर हुआ करते हैं, पार्टी में तो चलते ही थे, लेकिन उसमें एक बार ये भी प्रशिक्षण शिविर हुआ था भाषण देना कैसे। और उसमें उदाहरण के लिए बता रही हूँ केवल कि उस समय प्रमोद जी महाजन ने हमें वो दिया था हमारे अपने आपस में प्रशिक्षण शिविर में, तो उनके भाषण की सीडी निकाली फिर हमने। इतना उनका अच्छा कि छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई कैसे करते थे। उन्होंने खुद के लिए बोला कि मैं तो आईने के सामने खड़ा होता था और उसमें देखता था मेरे हाव ठीक है कि नहीं, मैं नोटिंग कैसे निकालता था, कई सारी छोटी। और आप तो बहुत सौभाग्यशाली कि आपको तो ऐसा नेता मिला है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता रहा है। था अटल जी। वही उन्होंने कहा कि हम बारीकी से नोट करते थे कि अटल जी क्या बोल रहे हैं, अटल जी के बोलने की स्टाइल क्या है, किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे कई बार हल्का फुल्का भी बोल के वातावरण कैसे ठीक किया जाता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो वक्तृत्व कला के कुछ गुण सब तो सबको नहीं आ सकते, मगर ये सीखना पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे में सतत मैं उन बातों पर सोचती रहती हूँ। तो इस बार भी मैंने एक SRI करके शुरू किया है जिसको स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव कहते हैं। एक तो ट्रेनिंग भी किया नए सांसदों का, क्योंकि इस बार नए सांसद बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग का PPST तो है, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग, मगर उसमें भी हमने कई अलग तरीके ढूंढ करके 3 दिन का अच्छा ट्रेनिंग और 2 शिफ्ट में किया, वो भी सभी सांसदों का, जो नए हैं उनका सबका किया, उनको पूरा पार्लियामेंट दिखाया। मैंने एक नए तरीका शुरू किया कि ग्रुप में उनको पार्लियामेंट का परिचय पहले करा दो कि कहाँ लाइब्रेरी कैसी है, लाइब्रेरी को कैसा उपयोग कर सकते हो, पार्लियामेंट का टेबल ऑफिस कैसा है, आपको अगर शून्यकाल डालना हो तो कहाँ जाना है, क्या कर, यानी पार्लियामेंट की भी एक एक चीज़ सांसदों को दिखाई और भी कई सारी ऐसी ट्रेनिंग की। मगर उसी के साथ साथ हमने स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव जो शुरू किया है कि कई विषयों के विद्वान वो वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, आप उनसे चर्चा करो। आपको चाहिए तो किसी विषय पे वो नोट्स निकाल के देंगे, आंकड़े भी लो, डाटा भी लो, उनसे चर्चा कर सकते हो बिलों के ऊपर। केवल ऐसा नहीं कि वो आपको नोट्स ही देंगे, यू कैन कम हियर, कोई भाषणबाजी भी नहीं होगी, यू कैन डिस्कस विद देम। आप अगर रुचि दिखाओगे कि इस विषय पर हमें चाहिए, हम उस विषय के विद्वान बुलाएंगे। ऐसा एक मैंने शुरू भी किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ। इन तमाम प्रयासों के बावजूद
जब हंगामा होता है, बहुत शोर शराबा होता है, संसद चलती नहीं है, कई कई दिन तक नहीं चलती है। ये सत्र तो आपके सतत प्रयासों से, आपने व्यक्तिगत जो प्रयास किए उससे कामकाज हुआ, लेकिन इसके पहले वाले सत्र में तो कोई काम ही नहीं हुआ, हंगामे की भेंट चढ़ गया। मैं बात कर रहा था भारतीय लोकतंत्र की, मैं बात कर रहा हूँ संसदीय परंपरा की। विश्व में, दुनिया में क्या मैसेज जाता है? क्या हमारी संसद सब्जी मंडी है? क्या हमारी संसद हल्ला मचाने की जगह है? और जब आप दुनिया में जाती हैं, दुनिया के लोगों से मिलती हैं, आप संसदीय सम्मेलनों में जाती हैं, तब आपको किस तरह से फेस सेविंग करनी पड़ती है इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की? देखो, उसमें दो बातें हैं। पहली तो कि ज़रूर ये एक दो बार ऐसा हुआ, मेरे लिए भी ठीक नहीं रहा, हालांकि उसको भी हम ओवरकम तो कर दिए। कि एक दो बार जब मैं बाहर, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठकें होती है IPU की, तो उसके लिए बाहर जाना होता है और वहाँ स्पीकर्स, अलग अलग देशों के स्पीकर्स मिलते हैं। तो एक दो स्पीकर ने ज़रूर मेरा स्वागत ऐसे किया कि ओ हियर कम्स द ब्रेव स्पीकर। तो मैं कुछ समझी नहीं, यू आर वेरी ब्रेव, हाउ यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, वी हैव सीन इट। तो फिर मेरे समझ में आया कि वो इसलिए बोल रहे हैं ब्रेव स्पीकर, यानी आप इतना सारा जो ये हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, उसको आप ये फेस करते प्रशंसा हैं। तो है, मगर थोड़ी सी तो sarcastic मैंने प्रशंसा कहा है। ये विदेशों में नहीं मेरी होना ये प्रशंसा। मैं उसको थोड़ा सा, मुझे लगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़, कि हमारे यहाँ हंगामा में। तो मैंने कहा नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, आवर पार्लियामेंट इज समथिंग और समथिंग डिफरेंट। वी हैव सो मेनी अपोजिशंस और वी हैव दिस टाइप ऑफ, ये संसदीय प्रणाली हमारी ऐसी है। ये सब मैंने फिर बाद में समझा। Define तो किया और उनको। पूरे इसका कहो तो वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कोई है या सबसे अच्छी संसदीय प्रणाली कौन सी है, तो भारत की है। कि उसमें विपक्ष को भी इतना ही महत्व दिया जाता है, विपक्ष का भी उतना ही महत्व होता है। ये सब मुझे वहाँ बात कर दी। मगर यस, एक दो बार मुझे ज़रूर ये जब सब सहना पड़ा, तो मैंने आ करके फिर प्रयास करके सभी पर को आपने बताया। यहाँ के सांसदों को बताया क्या कि बताया, आपको किस तरीके से ये सामना करना पड़ा हंगामे का? मैंने सभी सांसदों को एक पत्र भी लिखा था जी, जब ये बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगा कि हम क्यों आते हैं पार्लियामेंट में, सोचना पड़ेगा। हंगामा करने के लिए कई सारी जगह है, चौक में जाकर के तुम करो, जैसे अपने यहाँ राजवाड़ा चौक है और जगह जनता दिखाते हैं, चौक, बोर्ड दिखाते हैं, कार्ड डिस्प्ले करते वही हैं। मैंने कहा कि कार्ड डिस्प्ले करने की बात, डिस्प्ले करना नियम से मना है। और नियम कौन बनाता है? ये भी भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें मैं एक बात आपको बताऊं, स्पीकर के विशेषाधिकार हैं, मगर वो विशेषाधिकार भी कमिटी द्वारा स्पीकर को दिए गए हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, नियमों की भी एक कमेटी है, उसमें लीडर्स भी रहते हैं और वो पार्लियामेंट कैसे चले उसके नियम है। तो मैंने वो सब करके जो पत्र लिखा था कि ये नियम तो आप ही के द्वारा बनाए हैं, कि वो ऐसा कुछ दिखाना नहीं है, यू कांट शो, नॉट इवन पेपर, न्यूज़पेपर भी नहीं दिखा सकते, ना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, पढ़ना नहीं है आपको कि पार्लियामेंट में बैठे हैं पेपर पढ़ रहे हैं, नो, इट शुड नॉट बी। कई सारे नियम है, बैठना कैसे, उठना कैसे, बात कैसे करना। लिखा हुआ नहीं पढ़ना, लिखा हुआ नहीं पढ़ना, ये तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि लिखा हुआ नहीं पढ़ना। पॉइंट्स हो सकते हैं आपका, लेकिन पूरा वैसा का वैसा आप नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ना, यू कैन रेफर इट बट यू कैन रीड इट एज इट इज। जैसे मैंने कहा कि एक सत्र पूरा हंगामे को भेंट चढ़ गया, काम ही नहीं हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बिल थे वो पास नहीं हो पाए, फिर कुछ ऐसा आपने प्रयास किया क्या? आपने अपनी सौम्यता, आपकी शालीनता, जिसके लिए आप पूरे भारत में जानी जाती हैं, आपका चेहरे से आपकी सौम्यता दिखती है, कुछ आपने ऐसा क्या जादू चलाया, ऐसा क्या सामंजस्य का सतरंगी संसार रचा कि लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आपके घर आई, आपके साथ चाय पी कर गई और संसद चलने लग गई? एकदम से तो ऐसा नहीं हुआ। एक बार तो मुझे थोड़ा सा ये भी दिखाना पड़ा कि मैं इतनी कोई मृदु भी नहीं हूँ, कठोर भी हो सकती हूँ। और इसलिए एक समय ऐसा आया कि मुझे एकदम से कई सांसदों को 4 दिन के लिए बाहर भी करना पड़ा, बहुत दुख के साथ किया, बट कांट हेल्प इट। ऐसी जब स्थिति आ गई कि नहीं तो काम आगे ही नहीं बढ़ेगा, और ऐसे समय में मुझे वो निर्णय लेना पड़ा जिसका अधिकार स्पीकर को है कि आप नेम कर सकती हो, नेम करके बाहर कर सकती हो। वो भी इसलिए एक जरूरी था, धक्का देना भी जरूरी, जैसा बोलते हो ना कि नो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, जोर का झटका धीरे से।
तो ये जरूरी होता है कई बार कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, ऐसी भी एक छड़ी चल सकती है, क्योंकि वहाँ वैसे छड़ी तो नहीं चला सकते, तो ऐसी भी चल सकती है। उसका थोड़ा सा एक असर था कि आई कैन डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट बट आई कैन डू इट। फिर मैंने ये भी सोचा कि कहाँ क्या संवादहीनता तो नहीं हो रही है, तो मैंने एक पत्र लिखा सबको, सभी सांसदों को, ऐसा नहीं सभी पार्टी के सांसदों को, कि संसदीय परंपरा क्या है, संसद में हम क्यों आते हैं, संसद डिबेट के लिए है, संसद डिस्कशन के लिए है, एंड आफ्टर डिबेट आफ्टर डिस्कशन टू सम डिसीजन, कहीं एक डिसीजन पे पहुंचना है। ये 3D बहुत महत्वपूर्ण आपने है। तो इंदौरी खाना भी खिलाकर तो बाद में किया, फूड डिप्लोमेसी भी की आपने, लंच डिप्लोमेसी भी की। ये देखो आपको मालूम है, कल ही कहीं तो भी मजाक हो रही थी कि इंदौर में ऐसा एक है माहौल कि एक अभी जो औद्योगिक घराने से बात हो रही थी, तो हमने कहा जो व्यक्ति इंदौर में आता है तो जाता नहीं है, यही रहेगा। तो किसी ने कहा अच्छा इंदौर के दाल बाफले की बात कर रही हो क्या? मैंने कहा कुछ भी हो, मगर इंदौर का प्रेम भाव है, इंदौर के तो संस्कार आपने है। लंच मगर दाल बाफले लड्डू खिलाकर भी दाल सांसदों बाफले को तो खिलाए, मगर वो दाल बाफले का अर्थ इतना ही था कि पहले मैंने सबसे 1-to-1 चर्चा करी, क्योंकि ऐसा होता है कई बार सामूहिक रीत्या कोई अपनी बात नहीं कह सकता, अकेले बैठेंगे तो मन की बात निकल भी नौजवान सकती है। सांसद ये शिकायत करते हैं कि हमको मौका नहीं मिलता, हम नए आए हैं, हमको शब्द नहीं मिल, हमको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। छोटे दलों के सांसद ये शिकायत करते हैं कि हमको समय नहीं मिल रहा है। निर्दलीय सांसद प्रतिभाशाली होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनके पास अनुभव भी होता है, लेकिन चूंकि वो निर्दलीय है तो टाइम कम मिलता है। आपने क्या सिस्टम बनाया? आपने क्या, आपको ऐसा नहीं लगता कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन केवल नए सांसद बोलेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बात ऐसी होती है, कुछ ऐसे विषय भी रहते हैं जहाँ उसमें अनुभवी लोगों का बोलना भी जरूरी होता है, जो अच्छा बोल सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे मौका आप नए सांसदों को कब दे सकते हैं? सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना है तो आप दे दो, उसमें दे सकते हो। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे ध्यानाकर्षण रहते में हैं, दे सकती हैं आप। ध्यानाकर्षण में भी दे सकती हूँ, नहीं उसमें 377 एक जो पद्धति है, ये 377 ऐसा है, आप लिखित में आपका कोई भी प्रश्न हो या आपके क्षेत्र की समस्या हो जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, वो लिखित में आप एक 300 शब्दों में दे सकते हो, वो डालना होता है, फिर वो बैलेटिंग होता है, नंबर आता है, और वो 377 एज इट इज़ पढ़ने की, वैसे ही पढ़ना है आपको। तो वो ले भी होता है, वो मिनिस्टर के पास भी जाता है और मिनिस्टर उसका रिप्लाई देता है, लिखित में आपके पास रिप्लाई। तो 377 एक पद्धति ऐसी है जो नए सांसदों के लिए अच्छी है, क्योंकि आपको अगर बोलने की आदत नहीं तो आप वो पढ़ो। महिला वो पढ़ दिवस पर सकते आपने, हो। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, और एक बात आपने, सुनो पहले, फिर सप्लीमेंट्री प्रश्न होते हैं, सप्लीमेंट्री का मौका देना, मगर उसमें भी देखना पड़ता है कि प्रश्न क्या है। प्रश्न समझो कुछ नाभिकीय बड़ी इस पर प्रश्न है, और फिर आपको ये देखना होता है कि इसमें कौन अच्छा प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि प्रश्न पूछ करके मिनिस्टर से ठीक जानकारी निकालना ये भी एक कला है, वो आना चाहिए, नहीं तो प्रश्नोत्तर का कोई मतलब नहीं। तो ये सब देख के यू हैव टू, तो मौका तो मैं ये सबको कह रहा था मिलता कि है। महिला दिवस पर जैसे आपने एक नई परंपरा शुरू करी कि आज महिलाएं बोलेंगी, महिला मंत्री जवाब देंगी, महिलाएं सवाल करेंगी। क्या नौजवानों के लिए, पहली बार जो सांसद बन के आए उनके लिए एक आध दिन ऐसा फिक्स कर दे तो भारत का संसदीय परंपरा और मजबूत होती है? नौजवानों में उत्साह आता है आता क्या आज हमारा दिन है? नौजवानों को ऐसा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं साधारणतया देती रहती हूँ। मैंने जैसे कहा ना कि उनको मौका कैसे देना, जैसे आपने महिला दिवस की बात, मगर मैंने महिला दिवस में और भी एक काम किया था। वो काम ऐसा था कि सभी महिला विधायक और महिला सांसद, महिला दिवस यूं मना के नहीं चलेगा, उनको एकत्रीकरण किया था 2 दिन का, उनका एक प्रकार से मैंने सम्मेलन जैसा किया था। और वो पहली बार हुआ वो इस तरह का? पहली बार जी। और वो सम्मेलन का विषय ऐसा रखा था, बार बार तुम महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात भी मैंने ही शुरू की थी जब मैं मिनिस्टर थी, महिला बाल विकास मंत्री थी। मगर मैंने कहा अब बहुत साल हो गए, तुम विधायक बन गई, तुम सांसद बन गई, वो तो सशक्त हो ही नाउ तुम भारत को कैसे सशक्त बनाओगे, इस पर सोचना शुरू करो। तो एक महिलाओं को भी अलग दृष्टिकोण आना चाहिए कि अब तुम भारत के लिए क्या करोगी, तुम राष्ट्र के लिए कैसे सोचोगी, ये सोचना। तो ये मैंने विषय ऐसा दे करके कि महिला जनप्रतिनिधि
और सशक्त भारत। तय आप पूरी दुनिया में घूमती है, पूरी दुनिया के तो सांसदों से वैसा मिलती मेरा कहना है युवाओं का भी। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि आईपीयू की एक बैठक जो अभी हुई थी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो अभी बैठक हमारी हुई थी, जाम्बिया में हम गए थे, वहाँ का विषय ही यही था कि युवा और रिसर्जेंट हमारे देश कैसे उसका निर्माण करोगे, युवा की ताकत के कैसा उपयोग करोगे, यही वहाँ पर विषय था। और उसी विषय पे पूरा इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा, ये कोई केवल भारत का नहीं है, मगर भारत की विशेषता ये है कि पूरे वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश आने वाले देशों में बनेगा। और उसमें भी मैं आपको कहूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारे एशियन कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज को हो, इसको डेवलपिंग कंट्रीज में युवाओं की संख्या ज़्यादा हो रही है और उस डेवलपिंग में भी भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में युवा मतदाता सबसे ज़्यादा होना है। आने वाली इसकी बात करें, युग की बात कर रही हूँ, तो वहाँ इसलिए वो विषय था कि युवाओं को कैसे ये करोगे, उनका कैसे सहभाग ज़्यादा बढ़े। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि आप दुनिया भर में घूमती हैं, दुनिया भर के सांसदों से मिलती हैं, वहाँ की परंपराओं को देखती हैं, समझती हैं। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे जैसे सोचने वाले बहुत लोग हैं देश में, जिनको ये लगता है कि हमारे संसद का जो कामकाज, जो सत्र हैं या जो बैठकों की संख्या है वो काफ़ी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये संसद सत्रों की संख्या और बढ़नी चाहिए, वर्किंग आवर्स और बढ़ने चाहिए, संसदों को हर विषय पर बातचीत करने का पूरा खुलकर अवसर मिलना चाहिए। एक सांसद के नाते एक लंबा कार्यकाल है, स्पीकर के नाते आप उस भूमिका में हैं जहां से आप ये चेंजेस ला सकती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी संसदीय बैठकों की संख्या बढ़ना चाहिए, सत्रों की संख्या बढ़ना चाहिए, कामकाज के घंटे बढ़ना चाहिए? नहीं, अभी अगर आप देखो तो संसद ठीक चल रही है, मतलब जितने दिन होना चाहिए, साधारणता है कि 100 दिन का साधारण अंदाज रखा है, तो उसके आसपास हो जाते हैं, थोड़े बहुत कम होते हैं, 90 दिन तक कभी जाता है, कभी। केवल 100 दिन क्यों? ये अगर ये नहीं, देखो ऐसा है, सांसद को बाकी भी तो काम है, उसको अपने क्षेत्र में भी तो घूमना होता है, और अपने संसदीय क्षेत्र बहुत बड़े बड़े रहते हैं। इंदौर ठीक है 50 किलोमीटर में घूम है, मगर कई संसदीय क्षेत्र 200-250 किलोमीटर बिहार के बहुत बड़े हैं। तो साधारणतया 2 सत्रों में 2 महीने का अंतर रखे सत्र होना, 3 सत्र तो होते ही है, आपने देखा होगा, तो 3 या 4 सत्र होते हैं। तो संसदीय सत्र फिर भी ठीक है, विधानसभा के सत्रों की हम चिंता करें, संसदीय भी पढ़ना चाहिए, मगर वैसे संसद आप विधानसभा अध्यक्षों को भी बुलाती हैं, उनको भी ट्रेनिंग देती हैं, उनको भी आप सिखाती हैं। विधानसभा अध्यक्षों की भी हमारी है, बैठकें होती है, वो मैं ले रही हूँ। और आप हर विधानसभा में जाके आपके लेक्चर हुए हैं, वो भी मैं कुछ जगह की मुझे जानकारी है। मगर अभी अहमदाबाद में हमारे सभी विधानसभा अध्यक्षों की बैठक हुई थी, और उस बैठक में ये बात चर्चा के लिए लिया था कि विधानसभाओं की बैठकें बहुत कम होती है। कुछ विधानसभाओं की तो हमने देखी 10 दिन पूरे साल में, किसी की 20 दिन, किसी की 25 दिन, तो उनको भी हमने चर्चा करके कहा ऐसा नहीं होना। हमने मुख्यमंत्रियों को हम पत्र लिख रहे, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे कि ऐसा नहीं, कि विधायकों को भी बोलने का मौका। उसमें अभी मध्य प्रदेश की फिर भी ठीक चली बजट सत्र, मगर कुछ विधानसभा का हमने देखा बजट सत्र भी 2-4 दिन में खत्म हो जाता है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। और अभी सभी उसका कोई नाम बनना चाहिए, कितने दिन तो हो कम से बनाए। अभी हमने एक प्रस्ताव हमने तो करा हमारी उस मीटिंग में कि कम से कम छोटी विधानसभाएं जो है उनका कम से कम 30 दिन तो साल भर में, और बड़ी विधानसभाओं के 60 दिन के ऊपर तो होना ही होना चाहिए। इतना तो अभी हमने। स्पीकर मैडम, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अक्सर ये आम परसेप्शन है, शिकायतें भी लोग कर रहे हैं कि जैसे जैसे लोकतंत्र बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे सरकारें, किसी एक सरकार या एक विशेष की बात नहीं करता, वैसे वैसे सरकारें, मंत्री संसद के प्रति कम जवाबदेह होते जा रहे हैं, अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, संसद से बचना चाहती है सरकारें, मंत्री जवाब देने से बचना चाहते हैं। स्पीकर होने के नाते मुझे लगता है कि ये जो परंपरा है इसको तोड़ने की ज़रूरत है। इसको मंत्री ज़्यादा जवाबदेह बने संसद के प्रति, सरकार ज़्यादा जवाबदेह बने, और ज़्यादा कामकाज पर बहस हो, विचार हो, तो भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो मजबूत होगा। आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल आवश्यक है, और इसलिए जो हमने प्रयास किए कि ये सब संसद चले। तो मैंने जो आपने अगर देखा हो, जिस दिन से मैं स्पीकर बनी हूँ, मैंने इस बात का आग्रह रखा, और हंगामा होने के बाद भी मैं बोलती हूँ क्वेश्चन आवर मस्ट गो ऑन। क्वेश्चन आवर एक ऐसा आवर होता है, समय होता है जहाँ आप मंत्री को प्रश्न पूछते हो।
सप्लीमेंट्री पूछते हो और मंत्री से जवाब मांगते हो खुले रूप से, तो मंत्री को पूरी तैयारी से आना पड़ता है। कई बार कई प्रश्न आपने देखा होगा बिल्कुल महत्वपूर्ण रहते हैं और मंत्री को जवाब दे, मंत्री गलत जवाब दे तो भी वो जवाब दे होता है। तो इसलिए प्रश्नोत्तर काल सबसे महत्वपूर्ण मैं मानती हूँ और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं होने देती। मैंने सबको ये अब धीरे धीरे आदत में आ गई उनके कि कुछ भी हो मैं प्रश्नकाल स्थगित नहीं, और ये नियम बनाया है वास्तव में, ये मैंने नहीं पहले ही बनाए हैं, केवल उसका पालन नहीं हो रहा था, वो पालन मैं कठोरता से करवाती हूँ। एक तो प्रश्नकाल चलना चाहिए, दूसरा आपने जैसे कहा कि जब सदन चले और उसमें भी कई सारी दूसरी विधाएं हैं, जैसे कॉल अटेंशन है, कॉल अटेंशन में 3 या 4 लोग जो भी किसी एक समस्या पर अगर लिख कर देते हैं तो स्पीकर उसको ग्राह्य करता है और फिर उस पर वो अपनी बात भी रखते हैं सदस्य और मंत्री को प्रश्न भी पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर समस्या, जैसे अभी हमने पठानकोट पर कॉल अटेंशन स्वीकृत किया था, तो पठानकोट पूरा क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ ये होते देश का बड़ा ज्वलंत मुद्दा था परिवार, तो ऐसा भी स्पीकर को करना होता है, वो भी हम कोशिश करते हैं कि कॉल अटेंशन पे चाहिए हो। 193 की चर्चा जैसे देश की कोई एक समस्या लेकर के लोग बोल, तो ऐसे करके कोशिश, मगर उसके लिए वही बात है कि संसद चलना चाहिए। ताई जैसे जैसे संसद जो हास आ रहा है ना समाज में, और आपने जो अध्यादेश की बात की ना, ये अध्यादेश क्यों होता है? संसद अगर नहीं चले तो सरकार की मजबूरी, तो सरकारों की मजबूरी, या आप बिल पास नहीं करोगे, नहीं बनना चाहिए, प्रवृत्ति नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो यू डोंट गिव चांस। अभी जो हो रहा है कि तुम बिल पास नहीं करोगे तो अध्यादेश लाना पड़ेगा, तो अध्यादेश लाना पड़ेगा। अध्यादेश को भी बाद में उनको संसद के सामने तो लाना ही होता है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा है मुझे, बहुत लंबी बात करने के लिए, विषय बहुत बड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे समाज में हास हो रहा है ना, सब जगह डिटोरेशन हो रहा है, गिरावट आ रही है। पहले स्पीकर पर लोग सवाल खड़े नहीं करते थे, मावलकर जी थे, सवाल खड़े नहीं करते, अब लोग सवाल खड़े करने लगे। कई बार, मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा पार्टी के लिए पक्षपाती हैं, वो हमको मौका कम देते हैं, वो इनको मौका ज़्यादा देते हैं। ये स्थिति आपके सामने भी आई होगी, आती होगी, आ सकती है। क्या सिस्टम है आपका कि अगर इस तरह का कोई सवाल खड़ा करे तो आप उसको कैसे बताएंगे कि आप, मैं कहता हूं ना कि ईमानदार होना जरूरी नहीं है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है। तो आप निष्पक्ष हैं, ये पूरा देश जानता है, इंदौर तो जानता ही जानता है, पूरा देश जानता है, पर ये निष्पक्षता आप समय समय पर अगर प्रमाणित भी करती हैं तो कैसे करती हैं? आपके पास क्या उसका रिकॉर्ड्स रहता है? क्या, मैं उस बारे में, आखिरी सवाल मेरा यही है। एक बात तो ऐसी है कि ये तो केवल मेरे लिए नहीं, ये सभी स्पीकर के लिए साधारणतः होता है, कभी ज्यादा कभी कम प्रमाण में। तो मैं इसका ये करती हूँ, मैं एक रिकॉर्ड रखती हूँ कि साधारणतः हर पार्टी को मैंने सप्लीमेंट्री में कितने दिए या कितना समय बोलने के लिए दिया, या कॉल अटेंशन में कौन कौन सी पार्टी के लोग बोले, ये एक मैं पूरा रिकॉर्ड बनाती हूँ डे टू डे। और साधारणतः उसके बाद में मैं सबको बोलती हूँ यू कैन कम एंड सी इफ यू वांट। पारदर्शिता मैं उनको देती कि ये पारदर्शिता है। आपको कितना पार्टी मैं प्रेस को भी उसको देती हूँ, हमारी भी वहाँ की जो प्रेस है उनको भी देती हूँ कि ये है मेरे पास कि मैंने इनको इतना समय दिया, और तुम्हारी उपस्थिति भी होना, तुम तो वॉकआउट करके चले गए तो आई कांट हेल्प इट, पर फिर भी मैंने दिया। उस सप्लीमेंट्री में सभी पक्षों को साधारण समय मिला है कि नहीं मिला है, जो मैं दे सकती हूँ उसमें, तो ये मैं भी एक रिकॉर्ड रख के लोगों को। मगर दूसरी बात मैं तो मानती हूँ कि जब तक मेरा कॉन्शियस क्लियर है कि आई एम गिविंग टाइम टू एवरीबडी, आई एम ट्राइंग टू, मैं उसमें कोई ये नहीं कर रही हूँ। मगर स्पीकर का एक काम ये भी है कि जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि आपको विपक्ष को मौका भी देना, लेकिन सरकार का काम भी होने देना, ये भी मेरा ही दायित्व है ना। बहुत धन्यवाद, आई हैव टू सी। बहुत धन्यवाद ताई आपका, आपने हमारे दर्शकों से बात की, और जैसा कि ताई कह रही थी, ताई उस इंदौर शहर से को प्रतिनिधित्व करती हैं जो देवी अहिल्या का शहर है। देवी अहिल्या जिसने अपनी अंतरात्मा के आवाज पर काम किया, और ताई भी उसी अहिल्या प्रतिरूप में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर संसद चलाती है। जैसा कि वो कह रही है कि मेरा कॉन्शियस, मेरी अंतरात्मा जब मुझे स्वीकृत करती है तो मैं वो काम करती हूँ। जब तक ताई जैसी सांसद हमारी संसद के स्पीकर हैं, तब तक निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा और हमारी संसदीय परंपराएं भी मजबूत होंगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।